आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट पर स्वागत है। पेश है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान डेस्क वर्क मॉडल पेपर 8। मॉडल पेपर 8 माध्यमिक परीक्षा 2023 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पूर्णांक 80 अंक समय 3 घंटे 15 मिनट खंड ए बहुविकल्पी प्रश्न 1 निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन करें। पहला, गांधी जी तथा अम्बेडकर के बीच पुनः पैक्ट हुआ 1932 में। सही उत्तर द 1932। प्रश्न 2, गांधी जी ने अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन किया 1918 में। ब 1918। 3, प्रथम विश्व युद्ध से पहले दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था। द ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में बन गई अमेरिका की अर्थव्यवस्था। 4, विश्व में पटसन तथा पटसन निर्मित माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। सही उत्तर ए भारत। 5वां, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फुले। सही उत्तर से ज्योतिबा फुले। प्रश्न 6, निम्न में से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? चीन। सही उत्तर द चीन। प्रश्न 7, निम्न में से कौन सी चुनौती लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्ताओं को मजबूत बनाने की चुनौती से संबंधित है? ए लोकतंत्र का आधार तैयार करने की। ब लोकतांत्रिक संस्थाओं को गिराने की। स लोकतंत्र को मजबूत बनाने की। द उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा स लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्ताओं को मजबूत बनाने की चुनौती लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती से संबंधित है। प्रश्न 8, राजनीतिक दल का प्रमुख हिस्सा है? ए नेता। ब सक्रिय सदस्य। स अनुयायी या समर्थक। द उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी। प्रश्न 9, बाजार में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है क्योंकि उपभोक्ता स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। सही उत्तर होगा स उपभोक्ता स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। प्रश्न 10, निम्न में से कौन सी अनौपचारिक उधार ऋणदाता नहीं है? साहूकार अनौपचारिक है, व्यापारी अनौपचारिक है, रिश्तेदार अनौपचारिक है। तो सहकारी समिति क्या है? वो अनौपचारिक नहीं है। सहकारी समिति क्या है? औपचारिक है। प्रश्न 11, भारत की अधिकांश चीनी मिलें किन राज्यों में स्थित हैं? पहला जोड़ा है उत्तर प्रदेश बिहार, दूसरा बिहार पश्चिम बंगाल, तीसरा से पंजाब हरियाणा, द उत्तर प्रदेश हरियाणा। तो इसमें सही उत्तर होगा ए उत्तर प्रदेश और बिहार। अगर जोड़े में पूछते हैं तो उत्तर प्रदेश बिहार। और वैसे सबसे ज़्यादा चीनी मिलें हैं महाराष्ट्र में। 1 नंबर पर महाराष्ट्र, 2 पर उत्तर प्रदेश और 3 पर बिहार हैं। तो यहाँ महाराष्ट्र का ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन उत्तर प्रदेश बिहार का है, इसलिए सबसे ज़्यादा चीनी मिलें कहाँ हो गई? उत्तर प्रदेश बिहार में। प्रश्न 12, फोर्ड मोटर कंपनी किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? अमेरिका की। सही उत्तर होगा स अमेरिका यूएसए की। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, बच्चों की चीज़ों का प्रचार करने के लिए की छवि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। यह आएगा बाल कृष्ण, यानी कृष्ण की बाल्यकाल की फोटो का विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल ज़्यादा होता था। तो यहाँ आएगा बाल कृष्ण। दूसरा रिक्त स्थान, 19वीं सदी में यूरोप के लगभग लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। तो यह आएगा 5 करोड़। कितने लोग? लगभग 5 करोड़ लोग यूरोप से विभिन्न देशों में जाकर बस गए थे, खासतौर से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। तीसरा, धर्म को राष्ट्र का आधार मानने पर की समस्या शुरू हो जाती है? तो धर्म को राष्ट्र का आधार मानने पर सांप्रदायिकता की समस्या शुरू हो जाती है। चौथा, खालिस्तान मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है। तो यहाँ आएगा UNDP। पांचवा, ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है।
छठा, आज देश में से अधिक उपभोक्ता संगठन है, तो यहाँ आएगा 2000 से अधिक। 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन है। आज देश में 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन है। प्रश्न 3, अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। पहला प्रश्न, फ्रांस के उन 2 विचारकों और लेखकों के नाम लिखिए जिनके लेखों ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की। उत्तर, वोल्टेयर और रूसो। प्रश्न 2, किस बीमारी ने 1890 के दशक में अफ्रीका में लगभग 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया था? उत्तर, रीडरपेस्ट नामक बीमारी ने। पशुओं का प्लेग। तीसरा, 1850 के दशक तक देश के अधिकांश बुनकर क्षेत्रों में गिरावट और बेकारी क्यों व्याप्त थी? उत्तर, देश के बाजार में मैनचेस्टर के आयातित माल की भरमार होने से। प्रश्न 4, भारत में उगाई जाने वाली 2 मुख्य रेशेदार फसलों के नाम बताइए। उत्तर, भारत की प्रमुख रेशेदार फसलों के नाम है कपास और जूट। 5वां, टांका क्या है? उत्तर, राजस्थान में घरों में पीने के पानी के लिए वर्षा जल संग्रहित करने के लिए बनाए गए भूमिगत टैंक को टांका कहा जाता है। प्रश्न 6, भारत में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, HVJ। कौन सी है? HVJ पाइपलाइन भारत की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है। प्रश्न 7, सभी लोकतंत्रों में हमेशा अवसरों की असमानता रहने का कोई एक उदाहरण दें। उत्तर, सभी लोकतंत्रों में गरीब वर्ग के समक्ष हमेशा अवसरों की असमानता बरकरार रहती है। 7वां, क्यों लोग लोकतांत्रिक सरकार को इज्जत देते हैं? उत्तर, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है, इसे जनता चुनती है। 9वां, लोकतंत्र के लिए कोई एक बहुत आवश्यक बात बताइए। उत्तर, अल्पसंख्यक आवाज़ों का आदर करना लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक बात है। 10वां, किसी बैंक में कार्यरत मैनेजर को किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा? उत्तर, तृतीय क्षेत्र में। 11, किसी देश के विकास की प्रारंभिक अवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है? उत्तर, विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। 12वां, मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? उत्तर, मानव विकास के लिए साक्षरता अनिवार्य है क्योंकि साक्षरता से मानव क्षमताओं में वृद्धि होती है। खंड ब, लघुतरात्मक प्रश्न 4 से 16, शब्द सीमा 50 शब्द। प्रश्न 4, फ्रांस पर नेपोलियन के आधिपत्य के बाद फ्रांस के लोगों का प्रारंभिक उत्साह किस प्रकार शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया? कोई 4 कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर 1, नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। 2, स्वतंत्र विचारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। 3, नेपोलियन ने सत्ता संभालते ही करों में वृद्धि कर दी थी। 4, नेपोलियन द्वारा शेष यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तन से मिले फायदों की अपेक्षा अधिक नजर आने लगे थे। प्रश्न 5, कोरन लॉ क्या था? इसे क्यों समाप्त किया गया? उत्तर, 18वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने जिन कानूनों के सहारे मक्का के आयात पर पाबंदी लगाती थी उसे कोरन लॉ कहा जाता था। 18वीं सदी के आखिरी दशक में खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बासिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वे कोरन लॉ को तुरंत समाप्त कर दे और ब्रिटिश सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। प्रश्न 6, भारत में संवर्धन वृक्षारोपण के प्रभाव बताइए। उत्तर, भारत में संवर्धन वृक्षारोपण के प्रभाव पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के अनेक क्षेत्रों में संवर्धन वृक्षारोपण से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई, यथा सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन नष्ट हो गए और हिमालय में चीड़ और पाइन के रोपण से हिमालयी ओक तथा रोडोडेंड्रोन वनों को नुकसान हुआ है। प्रश्न 7, शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण एक
विचित्र बात लगती है? कारण बताओ। उत्तर, शिलोंग से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेरापूंजी व मौसिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, फिर भी शिलोंग शहर को जल की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ता है। अतः शहर के घरेलू जल की आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% भाग की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। इतनी वर्षा के बावजूद शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण एक विचित्र बात लगती है। प्रश्न 8, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को भारत के विभिन्न भागों में किन किन नामों से जाना जाता है? उत्तर, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेड़ा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान, बारिगो और पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरवा, उत्तर पूर्वी प्रदेश में झूम के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 9, भारत में जनसंचार के प्रभावी माध्यम के रूप में दूरदर्शन की महत्ता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जनसंचार के प्रभावी माध्यम के रूप में दूरदर्शन का महत्व है। हम दूरदर्शन के माध्यम से कार्यक्रमों को देख तथा सुन सकते हैं। 2, लोगों के मस्तिष्क पर इसका खास असर होता है। 3, इसे सरकार तथा अन्य संस्थाओं के विषय में पूरी जानकारी मिलती है। प्रश्न 10, श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल कौन है? उत्तर, श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल श्रीलंका मूल के तमिल जो कि श्रीलंका में पैदा हुए थे, उन्हें श्रीलंकाई तमिल कहा जाता है। और श्रीलंका के भारतीय तमिल वे तमिल है जो औपनिवेशिक शासन के दौरान बागानों में काम करने के लिए लाए गए लोगों के संतान हैं। प्रश्न 11, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं? उत्तर, जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे सामाजिक अंतरों के साथ एकांतर हो जाते हैं तो ये एकाकार अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब अमेरिका में गोरे काले लोगों का प्रजाति के सामाजिक अंतर के साथ अमीरी और गरीबी का आर्थिक अंतर भी एकाकार हो जाता है तो यह सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। बोलीविया में अचानक जन आंदोलन शुरू होने का क्या कारण था? उत्तर 12, बोलीविया लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश है। सरकार द्वारा कोचबंगा शहर में जल आपूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच देने से पानी की कीमत में 4 गुना वृद्धि हो गई और लोगों को 1000 रुपये का पानी का बिल भरने के लिए कहा। इसकी प्रतिक्रिया में कोलंबिया में स्वतःस्फूर्त जन आंदोलन शुरू हो गया। प्रश्न 13, विकास क्या वादा करता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भिन्न भिन्न लोगों के लिए विकास की धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं, अर्थात अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य पृथक पृथक हो सकते हैं। इसलिए विकास भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न लक्ष्यों को पूरा करने का वादा करता है। प्रश्न 14, असंगठित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर, असंगठित क्षेत्र का आशय उन छोटी छोटी एवं बिखरी हुई इकाइयों से होता है जिन पर किसी प्रकार का सरकारी नियंत्रण नहीं होता। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता तथा श्रमिक का कार्य करने का समय निश्चित नहीं होता एवं उसका रोजगार सुरक्षित नहीं होता। प्रश्न 15, अपने तर्कों से सिद्ध कीजिए कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। उत्तर 15, स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों की बचत पूंजी को एकत्रित कर उन्हें ही आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करता है जिस पर उन्हें बहुत कम ब्याज देना पड़ता है। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए उनके सदस्य स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा पर भी चर्चा कर पाते हैं। प्रश्न 16, उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के कोई 4 सुझाव दीजिए। उत्तर 16, 1, उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने हेतु अखबारों एवं टीवी पर विज्ञापन देकर उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराना चाहिए। 2, उन्हें उपभोक्ता संगठनों के माध्यम से जागरूक बनाना चाहिए।
3. उन्हें उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 की जानकारी दी जानी चाहिए. 4. उन्हें विज्ञापनों के माध्यम से उपभोक्ता अदालतों एवं शिकायत प्रक्रिया की जानकारी देनी चाहिए. प्रश्न 17. जालियो आयन की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? उत्तर 17. जालियो आयन संघ की स्थापना की परिस्थितियाँ: नेपोलियन बोनापार्ट ने 39 जर्मन राज्यों के एक महासंघ का निर्माण किया था. इनमें से प्रत्येक राज्य की अपनी मुद्रा और नाप तोल प्रणाली थी. 1833 में हेम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था. यह परिस्थितियां आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक थी. नए वाणिज्य वर्ग इस परिस्थिति से निजात पाने हेतु एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहे थे जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो. अतः 1834 में प्रसा की पहल पर जालियो आयन नामक एक शुल्क संघ की स्थापना हुई जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य सम्मिलित हो गए. इस संघ ने शुल्क के अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी जो इससे पहले 30 से ऊपर थी. इससे आर्थिक दृष्टि से समस्त जर्मनी एक हो गया. प्रश्न 18. संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए प्रयासों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए. उत्तर 18. संसाधन संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्न प्रयास किए गए. पहला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की. दूसरा, 1974 में शुमेकर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में संसाधन संरक्षण पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की. तीसरा, 1997 में बुटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान दिया गया. इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की. यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुई. यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई. चौथा, पर्यावरण संरक्षण हेतु रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया. इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं. इस सम्मेलन में सतत पोषणीय विकास हेतु एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई. प्रश्न 19. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत में 2 विशिष्ट समूह हैं. इन दोनों बड़े समूहों में ऐसी सैकड़ों जातियां और आदिवासी समूह सम्मिलित हैं जिनके नाम सरकारी अनुसूची में दर्ज हैं. इसी के चलते इनके नाम के साथ अनुसूचित शब्द लगाया गया है. अनुसूचित जाति. अनुसूचित जातियों में जिन्हें आमतौर पर दलित कहा जाता है, सामान्यतः वे हिंदू जातियां आती हैं जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना गया था. इन जातियों के साथ भेदभाव किया गया जाता था और उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था. दूसरा है अनुसूचित जनजाति. अनुसूचित जनजाति में जिन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है, वे समुदाय शामिल हैं जो अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज में ज़्यादा मेलजोल नहीं था. 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6% और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6% था. प्रश्न 20. दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है? उत्तर, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश के द्वारा उत्पादन पर निम्न प्रकार नियंत्रण स्थापित करती है. पहला, स्थानीय कंपनियां खरीद कर. बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है तथा अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह कार्य आसानी से कर लेती है. दूसरा, संयुक्त उत्पादन द्वारा. ये कंपनियां दूसरे देशों के साथ मिलकर संयुक्त उत्पादन भी करती है तथा धीरे धीरे दूसरे देश के उत्पादन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती है. तीसरा,
छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। वस्त्र, जूते, चप्पल व खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। इनके द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन वस्तुओं को अपने ब्रांड नाम से उपभोक्ताओं को बेच देती है। निबंधात्मक प्रश्न 21 से 22, शब्द सीमा 250 शब्द। प्रश्न 21, 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सामाजिक समूहों की आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखते हुए ये बताइए कि वो आंदोलन में क्यों शामिल हुई। उत्तर, असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले सभी सामाजिक समूहों की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने गांधी जी के स्वराज के आह्वान को स्वीकार किया, परंतु उनके संघर्ष की अपनी आकांक्षाएं थी। पहला, शहरी मध्यम वर्गीय समूह है। भारत में शहरी मध्यम वर्ग ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया। हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने विद्यालय, महाविद्यालय छोड़ दिए। प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिए तथा वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अतिरिक्त अधिकांश प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार कर दिया गया। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। 2, आदिवासी किसान। आंध्र प्रदेश की गुडेन पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी किसानों में ब्रिटिश सरकार की नीति के विरुद्ध आक्रोश व्याप्त था। अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में न तो पशुओं को चरा सकते थे और न ही जलावन के लिए लकड़ी तथा फल बीन सकते थे। इससे इनका जीवन निर्वाह करना कठिन हो रहा था। इसके अतिरिक्त उन्हें सड़क बनाने के लिए बेगार भी करनी पड़ती थी। इन समस्याओं और कठिनाइयों के कारण आदिवासियों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 3, बागानी मजदूर। असम के बागानी मजदूरों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ यह था कि वे स्वतंत्र रूप से बागानों से आ जा सकते हैं जिसमें उनको बंद करके रखा गया था, तथा वे अपने गांवों से संपर्क रख पाएंगे। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के अंतर्गत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना अनुमति के बाहर जाने का निषेध था, यानी ने बागानों से बाहर जाने की मनाही थी। अतः बागानी मजदूर असहयोग आंदोलन में भाग में शामिल हो गए थे। वे अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने गांव की ओर चल दिए। उन्होंने महसूस किया कि अब गांधी राज आ रहा है और अब सभी को अपने गांव में जमीन मिल जाएगी। अतः वे असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। प्रश्न 21 का अथवा निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड और दूसरा साइमन कमीशन। तो 21 का अथवा का उत्तर, पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में वैसाखी मेले में शामिल होने हेतु बहुत सारे ग्रामीण जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। बहुत सारे लोग रोलर टैक्स तथा अपने प्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि शहर में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर सशस्त्र सैनिकों को लेकर वहां पहुंचा और उसने मैदान से बाहर निकलने के समस्त मार्ग बंद करवा दिए। इसके बाद उसके आदेश पर सैनिकों ने शांतिपूर्ण भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इसके फलस्वरूप सैकड़ों लोग मारे गए तथा अनेक घायल हो गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की संपूर्ण देश में कटु आलोचना की गई। साइमन कमीशन। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक वैधानिक आयोग का गठन किया जिसके अध्यक्ष सर साइमन थे। इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उनके बारे में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी थी। इस आयोग में 7 सदस्य थे, सभी अंग्रेज थे, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसलिए भारतवासियों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निश्चय किया। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों और काले झंडों से किया गया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य सभी दलों ने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शनों में भाग लिया। प्रश्न 22 1992 के संविधान संशोधन द्वारा भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर स्थानीय शासन को किस प्रकार शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है। उत्तर, भारत में 1992 के संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थानीय शासन को निम्न प्रकार से शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है। पहला, अब स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव 5 वर्ष में नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। 2,
अब निर्वाचित स्थानीय निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीट आरक्षित हो गई है। 3, अब कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। 4, हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। अब राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। शहरों में इसे नगर निकायों, नगरपालिका, नगर निगम के रूप में जाना जाता है। 7, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। ये संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। इससे स्पष्ट होता है कि 1992 के संविधान संशोधन के द्वारा भारत में तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था को शक्तिशाली तथा प्रभावी बनाकर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मजबूत किया गया है। प्रश्न 22 का अथवा निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में प्रमुख अंतर। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन में अंतर। उत्तर शासन के संघीय व एकात्मक स्वरूपों में प्रमुख अंतर। पहला, संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती है और सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती है। इसमें राज्य प्रांतीय सरकारों को भी शक्तियां संविधान से प्राप्त होती है, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक स्तर होता है और प्रांतीय सरकारें उनके अधीन होकर काम करती है। दूसरा अंतर में एकात्मक शासन में केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सकती है, लेकिन संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य या प्रांतीय सरकारों को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। तीसरे, एकात्मक शासन में प्रांतीय सरकारें अपने कार्यों के लिए केंद्रीय सरकार के प्रति जिम्मेदार होती हैं, जबकि संघीय व्यवस्था में प्रांतीय सरकारें अपने कार्यों के लिए केंद्र सरकार के प्रति जिम्मेदार नहीं होती। इसमें दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों के प्रति जवाबदेह होती हैं। उदाहरण के लिए भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील आदि देशों में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन फ्रांस, ब्रिटेन, जापान आदि देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। अगला टिप्पणी। अब टिप्पणी लिखनी है हमें। भारत में 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के संघीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर बताने हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है संवैधानिक मान्यता। सन 1992 के पहले स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन 92 के संशोधनों के बाद स्थानीय शासन संस्थाओं को संविधान की 11वीं तथा 12वीं अनुसूचियों में शामिल करके इन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई है। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर, महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था। 1992 के पहले स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि 1992 के संविधान संशोधनों के बाद स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें हम अन्य अंतर भी लिख सकते हैं जो इससे पहले हमने प्रश्न किया था, यानी अनुसूचित जातियों को निश्चित अनुपात में आरक्षण दिया गया है, और जो बातें इससे पहले वाले प्रश्न की हम इसमें लिख सकते हैं तुलनात्मक रूप में। प्रश्न 23, निम्न स्थानों को भारत के मैप में दर्शाइए। तो पहला है फर्स्ट में सिंगरौली, डिगबोई, झाबुआ और आंवला। दूसरे में पारादीप, मयूरभंज, नागपुर और भंडारा। तो मैप को ऊपर करते हैं। पहले का उत्तर, पहला है सिंगरौली। सिंगरौली मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की तरफ पड़ता है। तो ये मध्य प्रदेश में यहाँ उत्तर प्रदेश की तरफ यहाँ पड़ेगा, एकदम मध्य प्रदेश में यहाँ छत्तीसगढ़
उन दोनों के पास में यहाँ पड़ता है सिंगरौली, तो यहाँ पढ़ देंगे हम सिंगरौली। दूसरा है डिगबोई। डिगबोई है असम में, और ये असम में यहाँ स्थित है, असम के एकदम अंत में, इधर अरुणाचल प्रदेश की ओर। तो यहाँ पर देते हैं हम ये डिगबोई, तेलकुआ, ये असम में हमने यहाँ पर दिया। से में है झाबुआ। झाबुआ, झाबुआ ये पड़ता है हमारे मध्य प्रदेश के एकदम पश्चिम में। तो झाबुआ ये यहाँ स्थित है, इधर पश्चिम में एकदम मध्य प्रदेश के ठीक है पश्चिम भाग में। यहाँ पर देते हैं हम झाबुआ, ये हमने यहाँ झाबुआ कर दिया। अगला है आंवला। आंवला ये पड़ता है हमारे यूपी में, बरेली के पास। तो यूपी में बरेली के पास, ये यहाँ लगभग बरेली है, यहाँ स्थित है ये, इस तरफ यहाँ पर ये स्थित है। यहाँ लिख देते हैं हम आंवला, तो यहाँ पर देंगे हम आंवला। इस तरह ये चारों स्थान पूरे हुए। अब अगला मैप देखते हैं। इस मैप में, इसमें हमें भरना है ए में पारादीप, ब में मयूरभंज, स में नागपुर और द में भंडारा। सबसे पहले पारादीप है। तो पारादीप क्या है? बंदरगाह है, और कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो ये उड़ीसा में ये पारादीप बंदरगाह यहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देते हैं हम ये पारादीप, ये यहाँ हमने पारादीप बंदरगाह पर दिया। फिर अगला है मयूरभंज, ये भी कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में मयूरभंज कहाँ स्थित है? ये जो कट लग रहा है कट में, यहाँ ये स्थित है, ये मयूरभंज है। यहाँ पर देते हैं हम मयूरभंज। फिर है नागपुर, महाराष्ट्र में, सॉरी नागपुर महाराष्ट्र में, और ये महाराष्ट्र में यहाँ स्थित है। नागपुर महाराष्ट्र में, यहाँ पर है ये नागपुर। यहाँ भर दिया हमने नागपुर। भंडारा ये भी इसके जस्ट पास में ही स्थित है। नागपुर के पूर्व की ओर है भंडारा, तो नागपुर के पूर्व की ओर यहाँ पर देते हैं हम ये भंडारा। ये हमने भंडारा पर दिया, और ये हमारा मैप पूरा हुआ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।